नमस्कार दर्शकों, सबकी बात की आज की शो में हमारे साथ हैं विकास दवे जी, जो कि साहित्य एकेडमी के डायरेक्टर हैं। आइए आज हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुक्ता जी। और मैं बड़े लंबे समय से अपने इस वाहिनी के संबंध में सुनता आ रहा था। आज आपके दर्शकों के साथ सीधा संवाद करने का अवसर मिल रहा है, आपको मैं धन्यवाद देता हूं इसके लिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, देखिए हम सब जो है साहित्य पढ़ के बढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उसका एक बहुत असर होता है हम लोगों की ज़िंदगी में, चाहे वो हम लोगों की सोच विचार हो, संस्कार हो, बहुत सारी, या हमारी जो पर्सनालिटी जो डेवलप होती है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में साहित्य से रुचि लोगों की कम होती जा रही है। उसमें बच्चे हैं या युवा हैं या बड़ी उम्र के लोग हैं। क्या आप इस बात पे इत्तेफाक रखते हैं, चिंता करते हैं इस बात पे? बिल्कुल, आपकी दोनों ही बातों से मेरी सहमति है। पहली बात आपने जो कही कि व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व निर्माण पे साहित्य का प्रभाव तो हमेशा से रहा है। सैकड़ों हजारों उदाहरण हम लोग देखते हैं और सबसे बड़ा उदाहरण पूज्य बापू का हमारे सामने है। सत्य का नाम लेते ही बापू एक आदर्श की तरह उपस्थित होते हैं लोगों के मानस पर, और पूरा विश्व उनको जानता है। लेकिन सत्य के प्रति यह आग्रह उनके जीवन में कहाँ से आया, तो हम देखते हैं कि गुजरात के एक छोटे से गांव का बालक है मोहन। वो संध्या समय पर एक रामलीला मंडली आई हुई है और वो राजा हरिश्चंद्र का नाटक कर रही है। मैं ऐसा मानता हूँ कि नाटक भी साहित्य का एक हिस्सा है। उस एक नाटक का प्रभाव एक मोहन को मोहनदास करमचंद गांधी और फिर उसके बाद बापू बना देता है और सत्य के आइकॉन के रूप में स्थापित कर देता है। तो ये साहित्य की महत्ता ही है। दूसरी बात, आपने कहा कि इतना महत्व व्यक्ति के जीवन में, उसके व्यक्तित्व निर्माण में होने के बाद भी साहित्य से हमारी लगातार दूरी दिखाई दे रही है। दूसरी बात से भी मैं सहमत हूँ, और उसका कारण सामान्यतः हम लोगों को पता है कि एक समय ऐसा था कि व्यक्ति के ज्ञान अर्जन का एकमात्र साधन छपे हुए ग्रंथ हुआ करते थे। पुस्तकों के प्रति हमारी पिछली पीढ़ी का अत्यधिक लगाव था, उनके रक्त संस्कार के रूप में हमको थोड़ा मिला। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि जो आधुनिक साधन आए, गजेट्स आए, विशेष करके आज हर बच्चे के हाथ में एक रिमोट है, 350 चैनल है, वो कार्टून फिल्में भी देखता है, मोबाइल है, उसके पास इंटरनेट है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है। इन सब के बीच में घिर करके बच्चे ने पढ़ना बंद कर दिया। ये एक प्रकार की समस्या है कि उसकी स्वाध्याय वृत्ति में कमी आई है। और कई बार हम लोग बाल मनोविज्ञान जब पढ़ते पढ़ाते हैं तो मजाक में कहते भी हैं कि नई पीढ़ी की आंखें अंगूठे पर आ गई है। वो इन दिनों अंगूठे से काम ले रहा है पूरी तरीके से, कलम छूट गई है, सीधे जिसको कहना चाहिए छपे हुई किताबों के पन्नों का स्पर्श खत्म हो गया है। लेकिन इसमें एक आशा पैदा करने वाली जो बात मुझे लगती है वो ये कि बच्चों ने पढ़ना कम नहीं किया है, केवल उसका माध्यम बदला है। इन दिनों में कई बार देखता हूँ कि मान लीजिए कोई चिकित्सक है या कोई अंकेक्षक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हम कल्पना करें कि वो अपनी वृत्ति की दृष्टि से दिन भर नौकरी करते हैं तो वो कितना पढ़ पाते होंगे। शायद मुझे लगता है कि अपने काम से अतिरिक्त तो वो 2 पेज भी नहीं पढ़ते दिन भर में। जबकि बच्चा उसी मोबाइल का उपयोग करके, उसी लैपटॉप इंटरनेट का उपयोग करके अपने पाठ्यक्रम के अलावा संभवतः 10 से 15 पृष्ठ प्रतिदिन के औसत सामग्री पढ़ता है, चाहे आप वो व्हाट्सएप के मैसेज के रूप में हो। लेकिन हम देखते हैं कि उसमें भी सकारात्मक सामग्री है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वाध्याय वृत्ति की दृष्टि से तो चिंता नहीं करना चाहिए, और मनुष्य समय के साथ साथ ज्ञान प्राप्ति के केवल साधन बदलता है, लेकिन उसमें पढ़ना पढ़ाना तो लगातार जारी रहे। पढ़ना पढ़ाना लगातार जारी है, चिंता का बहुत ज़्यादा कोई विषय नहीं है। आपका ये मानना है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, हालांकि वो गैजेट्स में पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम सब बड़े हुए थे, आपको ध्यान होगा कॉमिक्स वगैरह जैसे थे जो पढ़ते थे, उसका जो मज़ा था, क्या वो गैजेट्स में पढ़ने में है क्या? जैसे अमर चित्र करता था, चाचा चौधरी, इस तरह की कॉमिक्स जो होती थी, विक्रम वेताल। वास्तव में पढ़ने का तरीका बदलने के कारण से सामान्यतः बीच बीच में मैं कई बार जब पत्रकारिता के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान के लिए जाता था तो पत्रकारिता के विद्यार्थी ये प्रश्न करते हैं कि क्या प्रिंट मीडिया का भविष्य अब शून्य होने वाला है। तो मैं उनको हमेशा कहता था कि मनुष्य की एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथि होती है जो लगातार, जिसको आप एडिक्शन कहते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों का अभ्यस्त होता है।
तो आज भी हम देखते हैं कि सुबह उठ कर के बड़े लोगों का भी अभ्यास ये बना हुआ है कि उनको चाय के प्याले के साथ अगर प्रिंटेड इंक की गंध अगर नाक में नहीं पहुंचती तो उनको चाय बेस्वाद लगती है। ठीक यही बात बच्चों के साथ भी है। आप देखिए कि पाठ्यक्रम भी इन दिनों सीबीएसई ने अपने पूरे के पूरे पाठ्यक्रम ऑनलाइन कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चा कक्षा में जब बैठ रहा है तो वो अंततः अपनी छपी हुई किताबें लेकर बैठता है। बच्चा इन दिनों अखबार भी पढ़ने का प्रयास करता है, तभी तो बच्चों के कॉलम, युवाओं के कॉलम अखबारों में आ रहे हैं, महिलाओं के कॉलम आ रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि जो विशुद्ध गृहिणियाँ हैं, दिन भर के घर के काम से निवृत्त होती है, उसके बाद वो उन कॉलम को भी पढ़ती हैं और उसके साथ साथ महिलाओं की पत्रिकाएँ भी पढ़ती है। तो ऐसा प्रत्येक समूह की पढ़ने की आदत तो है। और ये बात सच है कि संभवतः वो आनंद उनको नहीं मिलता होगा जो हमको प्रिंट मीडिया में मिला था, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है। ऐसा मैं मानता हूँ कि जिस नई पीढ़ी ने उतनी बड़ी मात्रा में छपी हुई किताबें नहीं पढ़ी, हमने चाचा चौधरी और इनको छपे हुए स्वरूप में पढ़ा, उन्होंने अगर उसको केवल कंप्यूटर पर पढ़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो आने वाले 20 वर्ष बाद हमारी उम्र में वो कहेंगे कि छपी हुई किताबों से ज़्यादा मज़ा इसमें आता है। क्योंकि पुस्तकों की छपाई में हम देखते हैं कि कलर डल होते हैं, आप उसके ई फॉर्मेट को जब देखेंगे तो उसका आकर्षण कुछ अतिरिक्त ही है। उसकी जो चमक है, उसके जो रंग है, उसकी जो छपाई है, उसकी जो स्पष्टता है, वो सब कुछ ज़्यादा है। तो इस दोष को भी हम गुण के रूप में देखने लगे तो मुझे लगता है कि आधी चिंता, मतलब देखने का नजरिया जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल। आपकी बात करते हैं, आप इस पद पे आए हैं, इससे पहले ये पद पे जो रहे हैं जनरली आईएएस ऑफिसर्स रहे हैं, पहली बार सरकार ने ये प्रयोग किया है। आप जैसे अगर हम कहें समाज सेवी, पत्रकार, उनको ये मौका दिया है, तो ये एक प्रयोग नया है, इस पर क्या कहेंगे? वास्तव में इसके लिए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी को ही मैं धन्यवाद दूंगा कि उनकी दृष्टि उस तरफ गई। और वास्तव में वो निर्णय बड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लीक से हटकर काम करने में सिद्धहस्त हैं। तो ये आपने सच कहा कि अभी तक लगभग 14 आईएएस अधिकारी रहे और सामान्यतः जो अन्य 3 निदेशक रहे वे भी न्यूनतम प्राध्यापक श्रेणी के तो थे ही, और इसलिए उनके कार्यकाल में भी काम बहुत अच्छे हुए। और मैं सामान्यतः यही कहता हूँ कि मैं यदि आज तेज़ गति से दौड़ लगा पा रहा हूँ तो इस रास्ते के कंटकाकीर्ण मार्ग को सरल बनाने का काम मेरे पूर्ववर्ती लोगों ने किया है। उन्होंने इसके कांटे पत्थर सब हटाए, तब जाकर के मैं दौड़ पा रहा हूँ। तो इसलिए इस पगडंडी को राजमार्ग तो उन्हीं लोगों ने बनाया, इसलिए उनके यश को प्रणाम करता हूँ, मैं उनके कार्य को प्रणाम करता हूँ। ये जरूर है कि एक व्यक्तिगत क्षेत्र से आने के कारण से मैं कभी शासकीय सेवा में रहा नहीं जीवन में, और विशुद्ध पत्रकारिता करते हुए मुझे 3 दशक बीत गए थे। तो मुझे ये लगता है कि पत्रकार को ईश्वर ने एक विशिष्ट दृष्टि प्रदान की है। वो सामान्यतः समाज का हिस्सा अपने आप को मानता है, उसके बगैर पत्रकारिता हो नहीं सकती। तो जिसको आप कहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर काम करना, या जिसको कहते हैं जड़ों से जुड़े रहना, ज़मीन पर पैर टिके रहना, ये सब मेरे स्वभाव में था। और विशेष करके चूंकि बाल पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा तो और अधिक स्वभाव ये था कि किसी भी बात को ठीक ढंग से लोगों तक पहुंचाना। प्रत्येक बच्चे तक मेरा संदेश नहीं पहुंचा तो मेरा संदेश देना असफल है। ये जो मनोविज्ञान मेरे साथ काम कर रहा था उसने मुझे बड़ी सफलता दिलवाई, और यही कारण है कि इस समय जितने काम हो पा रहे हैं वो सारे काम यश भी प्राप्त कर रहे हैं। और विशेष करके मीडिया का, आपने चूंकि मेरे पत्रकार जीवन का संदर्भ दिया है, इसलिए मेरे पत्रकार मित्रों को, आप सहित सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस काम को लगातार साहित्य जगत में प्रसारित करने का काम बहुत तेज गति से किया। आपने बात की, आप जो है बच्चों के लिए जो है काम करते हैं, तो बच्चों के साहित्य के लिए आप अभी हाल में फ्रांस भी होकर आए हैं। जी जी। तो वहाँ पे किस तरह का अनुभव रहा आपका? सामान्यतया ऐसा हो रहा था कि अभी तक एक लंबे समय से, यानी स्वतंत्रता के बाद से लेकर कहें कई दशक बीते, 5-6 दशक, हम लोग जब यूरोपीय देशों में जाते थे, पाश्चात्य जगत में जाते थे, तो हमेशा याचक की मुद्रा में जाते थे। और हमेशा हमको ऐसा लगता था कि वो हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं, उन लोगों से हमको कुछ मिलेगा, या उन लोगों के पास देने को बहुत कुछ है। इन दिनों जो परिवर्तन आया वो केवल इतना परिवर्तन आया है कि इस समय पश्चिमी जगत के सामने हम दाता की मुद्रा में जाते हैं, और यही काम मैंने भी किया। चूँकि हम लोग भारतीय विद्याओं की दृष्टि से कुछ थोड़ा बहुत अध्ययन करने वाले लोग थे, तो जैसे आयुर्वेद को लेकर श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी हमारे साथ थे। आचार्य बालकृष्ण जी ने जिस सिद्धहस्तता से वहाँ बातचीत की, तो आयुर्वेद को लेकर के उन लोगों के मन में अत्यधिक श्रद्धा का भाव जागृत हुआ। वैसा ही सुधा मूर्ति जी थी साथ में, विक्रम संपत जी थे, उन्होंने अपने अपने विषय जब रखे
तो वहाँ का संपूर्ण साहित्य जगत चमत्कृत था कि भारत की ज्ञान परंपरा इतनी बड़ी है। मैंने जब उनको बताया कि आज से 1000 वर्ष पहले हमारे यहाँ पर, जिनकी अभी आपने चर्चा की नाम लिया, संस्कृत वाङ्मय से लिए हुए हैं, वेताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, कथा सरित सागर। मैंने जब उनको बताया कि पंचतंत्र की एक कहानी में दूसरी कहानी शुरू हो जाती है, दूसरी कहानी में तीसरी कहानी शुरू हो जाती है, और ये श्रृंखला चलते चलते और फिर 15 कहानियों से फिर एक पर आता है व्यक्ति, और प्रत्येक कहानी जीवन मूल्य सिखाती है, व्यक्ति को जीवन जीने का तरीका सिखाती है। तो उनके लिए बड़ा आश्चर्य था। तो मैंने उनको यही कहा कि आधुनिक युग की जितनी विकृतियाँ आपके समाज जीवन में आई है, इन्हें, हम लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि फ्रांस बड़ा, विशेष करके ब्रिटेन और फ्रांस और इनकी छवि इस प्रकार की है कि ये अत्यंत संभ्रांत वर्ग है, लेकिन उनके यहाँ भी भारत के समाज जीवन जैसी समस्याएं हैं अभी बहुत ज़्यादा। महंगाई से वो लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, अवसाद से ग्रस्त हैं। तो इन सब समस्याओं का समाधान मैंने उनको बताया कि इस बाल साहित्य में आप बच्चों को ये देना शुरू करिए। और बढ़िया बात ये रही कि उन्होंने उन सब पुस्तकों को तुरंत मंगवा करके उसके फ्रेंच में अनुवाद की व्यवस्था बनाना शुरू कर लिए। हमारी कुछ कहानियाँ हमने जब सुनाई मंच से हिंदी में, मैंने हिंदी में सुनाई थी, तो उसका तुरंत उन्होंने फ्रेंच अनुवाद करके दुभाषियों ने जब सुनाया, तो यानी मुझे आश्चर्य है कि हमारे यहाँ के बच्चे जितना अप्रिशिएट नहीं करते थे, उससे ज़्यादा वहाँ के बच्चे खड़े हो करके तालियां बजा रहे थे, और वो हमारे यहाँ की कहानियाँ थी, सामान्य भारतीय कथाएँ थी। तो ये एक अंतर रहा कि पेरिस में हम इस समय देने वाले की मुद्रा में गए थे, और विशेष करके भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रतिनिधि होने का गौरव हमारे साथ था। चलिए, तो बहुत अच्छा आपने बताया, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया पेरिस का। साहित्य अकेडमी जो है, इसमें अगर हम बात करें तो पिछले 4-5 सालों से साहित्यकारों का सम्मान नहीं हुआ, उसको लेकर कई बार जो है कई तरह के बातें उठती रही। तो ये क्यों हुआ, इतना बड़ा गैप क्यों आ गया? ये सच है कि बीच में एक लंबी रिक्तता रही साहित्य अकादमी के बारे में बातचीत जब हम करते हैं इसके सम्मान पुरस्कारों की, तो ये कहते हुए हमको बड़ा गर्व होता है कि मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी एकमात्र ऐसी साहित्य अकादमी है पूरे देश में जो साहित्य की प्रत्येक विधा पर सम्मान देती है। और इसमें ऐसी विधाएं भी सम्मिलित की गई है जिन पर सामान्यतः कोई साहित्य में ध्यान ही नहीं देता। इन्हें आपको आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी यात्रा संस्मरण पर भी देती है, यात्रा वृत्तांत पर सम्मान देती है, संस्मरण विधा पर देती है, जीवनी विधा पर देती है, ललित निबंध पर देती है, और कविता जो कि सबसे प्रचलित विधा है उसमें 3 सम्मान हमारे यहाँ पर है। गीत के लिए अलग है, छंदबद्ध रचनाओं के लिए, कविता पर जो छंद मुक्त रचनाएँ होती हैं उन पर अलग सम्मान है, और हिंदी गज़ल पर अलग सम्मान है। और इसमें भी 2 श्रेणियाँ बनाई गई है। अखिल भारतीय सम्मान 1-1 लाख रुपए के होते हैं, प्रादेशिक सम्मान 51-51 हज़ार के रहते हैं। दुर्भाग्य से मैं जब आया था 2020 में, तो मुझे पता लगा कि 2017 के सम्मान रुके हुए हैं। सामान्यतः उसकी प्रविष्टियाँ बुलवा ली गई थी, लेकिन परिणाम आना थे। तो सबसे पहला काम मैंने प्राथमिकता से किया और 2017 का काम समाप्त कर लिया। अभी कुछ समय पहले हमने एक विज्ञप्ति निकाली, उसमें 2018, 2019, 2020 और 2021 4 वर्ष के एक साथ सम्मान पुरस्कार की विज्ञप्ति निकाली है। और संस्कृति मंत्रालय में लगातार हमारी जो संस्कृति मंत्री हैं उषा ठाकुर जी, वो भी इस बार इस बात का आग्रह कर रही हैं कि पिछला कोई काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। और मेरी भी वृत्ति उसी प्रकार की है। तो हमने पांडुलिपि के लिए जो अनुदान दिया जाता था, जिसमें हम युवाओं को उनकी पहली पुस्तक पर 20,000 का अनुदान देते हैं, और ये प्रतिवर्ष 40 की संख्या होती, 40 पुस्तकों के लिए हम देते हैं। तो बहुत अच्छी बात ये हुई कि 18-19 की पांडुलिपि का हमने संपन्न कर लिया, और अभी 20-21 की विज्ञप्ति निकाल करके उसकी प्रविष्टियाँ आ गई, और 4 वर्ष के सम्मान पुरस्कार की प्रविष्टियाँ आई। आप चूँकि अभी आपने कहा ही है कि कार्यालय में घूमकर एक बार भ्रमण करना है, तो मैं चाहूँगा कि दर्शक उस दृश्य को देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा कि ऐसा कहा जा रहा है हमारे यहाँ के जो वयोवृद्ध कर्मचारी जो अब लगभग सेवानिवृत्ति की, और उन्होंने कहा कि अकादमी की स्थापना से लेकर आज तक जितनी प्रविष्टियाँ आई है उससे संभवतः 4 गुना प्रविष्टियाँ पहली बार आ गई है। और ये केवल इसलिए हो पाया कि एक साहित्यकार तक, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र के साहित्यकार कहते हैं हमारे पास 20-20 बार सूचना आ रही है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, आकाशवाणी के साक्षात्कार में, दूरदर्शन में आप जैसे सभी पत्रकार बंधु भगिनी लगे रहते हैं। तो उसका परिणाम ये हुआ कि अगले 1 माह के बाद आपको ये सुनकर बहुत आनंद होगा कि हमारा कोई काम पेंडिंग नहीं है, सब कुछ संपन्न हो चुका होगा। हम सारे सम्मान पुरस्कार घोषित कर देंगे, और प्रविष्टियां इतनी अच्छी मात्रा में आई, इसके लिए साहित्य जगत को मैं विशेष रूप से धन्यवाद मतलब देना पूरा बैकलॉग जो है वो आप एक ही बार में पूरा उसको खत्म कर देंगे। जी। तो और क्या, चलिए बैकलॉग तो आप खत्म कर लेंगे, उस प्रोसेस में आप हैं,
और कुछ नई योजना बना रहे हैं जिससे कि आप सामान्य लोगों को जोड़ें एकेडमी से, युवाओं को जोड़ें एकेडमी से? इस दिशा में हमने लगातार प्रयास जारी रखा है और 3-4 प्रकार के प्रयास किए हैं। उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक पाठक मंच होता था। पाठक मंच सामान्यतः पहले जो अधिकतम संख्या रही वो 48-50 तक पहुँची। मैंने जब उसका सांख्यिकी अध्ययन किया तो मुझे ध्यान में आया कि हमारे यहाँ ज़िले ही 53 हैं, 53 ज़िले हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम ज़िले में एक पाठक मंच चला रहे, जो बिल्कुल ऊँट के मुँह में जीरे जैसा मुझे लगा। तो मैंने सबसे पहला प्रयास ये किया कि उन पाठक मंच के केंद्र तहसील और ब्लॉक लेवल तक शुरू किए। आज मुझे कहते हुए ये गर्व है कि इस समय हम लगभग 170 पाठक मंच चला रहे हैं। ये पाठक मंच लोगों की पढ़ने की वृत्ति जागृत करते हैं। हम पुस्तकें अकादमी से खरीदते हैं, पाठक मंच तक भेजते हैं, वहाँ पाठक मंच का एक समूह होता है साहित्यकारों का, वो सब पढ़ करके उस पुस्तक की समीक्षा करते हैं। तो एक प्रक्रिया तो ये चल रही थी जिसमें हमने पाठक मंच को उत्तरोत्तर वृद्धि की है। दूसरा काम हमने ये किया है कि युवा वर्ग लगातार इस पठन पाठन से दूर हो रहा था। हमने युवा पाठक केंद्र एक स्थापना का सोचा है और वो जल्दी ही मूर्त रूप लेगा। उसको हमने अभी ये सोचा है कि एक ज़िले में एक केंद्र प्रारंभ करें। तो युवा पाठक केंद्रों पर हम प्रयास ये करेंगे कि युवाओं की अभिरुचि का साहित्य वहाँ पर भेजें। हम देखते हैं ना कि इन दिनों आप किसी युवा से कहें कि तुमको चेतन भगत पढ़ना है तो उसको रुचि रहेगी। अमीश त्रिपाठी का मलुहा हाथ में आपको हर युवा के हाथ में दिख जाता है। लेकिन उनको यदि आप कहें कि कामायनी पढ़ो तो एकदम हिचकेगा कि पढ़ सकते हैं कि रामचरितमानस तुलसीदास जी का श्रेष्ठतम साहित्य है, लेकिन पढ़ने से वो हिचकिचाता है। तो वो जिस साहित्य को रुचि से पढ़ रहा है उसमें अच्छा साहित्य हम कैसे दे सकते हैं। विक्रम संपत इस समय नए युग के लेखकों में बहुत अच्छा लिख रहे हैं, विनय कुमार सिंह अच्छा लिख रहे हैं। तो ऐसे सारे हमारे अपने यहीं के एक साहित्यकार हैं, उन्होंने अथर्वा जैसा बढ़िया ग्रंथ रचा है, भोपाल के हैं और पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। तो इन सब ग्रंथों को, इन पुस्तकों को भी हम उन केंद्रों तक पहुंचाइए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये युवा केंद्र की एक योजना हमारी है और कुछ और प्रयास हमने इस दिशा में करना प्रारंभ किए हैं और जल्दी ही एक योजना तो लगभग पूर्ण रूप ले रही है, यानी एक आध माह में उसके परिणाम भी आ जाएंगे। हमने ये किया है कि अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय आज़ादी का, तो 30 वर्ष से कम के युवाओं के लिए एक अभी पिछले दिनों आपको ध्यान होगा केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री युवा लेखक योजना एक लागू की थी और उसमें देश भर के 75 युवाओं को 50,000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देकर के एक पुस्तक लेखन करवा रहे थे। हमको वो योजना बहुत अच्छी लगी और हमने यहाँ पर हमारे जो प्रमुख सचिव हैं शिवशेखर शुक्ला जी, उनसे जब बातचीत की और उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी और हमने उसकी विज्ञप्ति निकाली और उसकी प्रविष्टियाँ भी आ गई है। अब बस निर्णायक समिति जैसे ही निर्णय देगी तो अपने यहाँ पर भी 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति हम उन युवाओं को देंगे और उसमें से प्रत्येक युवा मध्य प्रदेश के या अखिल भारतीय स्तर पर क्रांति में भाग लेने वाले व्यक्तियों पर, घटनाओं पर, इस पर आधारित एक पुस्तक का लेखन करेगा। तो ये एक बड़ा काम हो जाएगा कि हमारे पास 75 युवा लेखक तैयार होंगे जो विशुद्ध राष्ट्रीय चेतना से पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी। यहाँ पे एक सवाल पूछूंगी। हम लोगों ने साहित्य अकादमी और इस विषय पे तो बहुत बात की, थोड़ी से बात करूंगी चूँकि आपका भी पृष्ठभूमि संग रहा है। अभी जो बात चलती है, जो बात होती है और कांग्रेस जो आरोप लगाती है कि हर जगह जो है संघ की विचारधारा वाले, उनकी सोच वाले लोगों को इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे बिठाया जा रहा है और जो हिस्ट्री है या जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं संघ की विचारधारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इसको आप मानते हैं या आपको लगता है कि ये कांग्रेस का एक क्रिटिसिज्म ही है? मैं प्रश्न का उत्तर तो दूंगा लेकिन कांग्रेस का नाम लिए बगैर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये विशुद्ध रूप से एक वैचारिक संघर्ष है जो भारत में प्रारंभिक काल से चल रहा है। कुल मिलाकर यह कहना कि संघ के लोगों को प्रमुख स्थानों पर बैठाया जा रहा है, तो मेरा ऐसा कहना है कि इससे पहले भी जो कुछ होता रहा, किसी भी सरकार के समय में कोई ना कोई निदेशक बनते रहे होंगे और अंततः अगर मनुष्य है तो उसका कोई विचार तो होता है। प्रश्न केवल इतना होता है कि क्या वह विचार राष्ट्र के लिए घातक है। यदि घातक है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को कभी अवसर नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि वो समाज हित में, राष्ट्र हित में सोचते हैं, उनका अपना एक दर्शन होगा, उनकी कोई आइडियोलॉजी होगी, अगर उस विचार से चिंतन करने वाले लोग अधिकतम राष्ट्र हित में सोचते हैं
तो ऐसे लोगों को, और वो योग्य भी हैं, दोनों बात है। यानी मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अन्यथा हो सकता है कि कल को कोई ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते कि ये तो अंगूठा टेक आदमी को बिठाया, तो मैंने पीएचडी भी किया है, पत्रकारिता में डिलीट भी हूँ, सब कुछ पढ़ाई की है मैंने, तो मैं अयोग्य तो नहीं हूँ, ये प्रश्न कोई खड़ा नहीं करेगा। लेकिन क्या मैं संघ विचार को मानता हूँ, मैं या कोई भी व्यक्ति, तो क्या मेरी योग्यता समाप्त हो गई? क्या मैंने बाल साहित्य पर विगत 30 वर्षों से काम कर रहा हूँ, या मैंने लगभग 85 लोगों को पीएचडी डिलीट करवाया है, बाल साहित्य पर शोध कार्य करवा रहा हूँ। ऐसा काम अगर कोई करता है और उसको साहित्य क्षेत्र में काम करने वाले को ही साहित्य क्षेत्र का काम दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत हो रहा है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। जहाँ तक पाठ्यक्रम का प्रश्न है, आपने बताया कि ये आरोप सामान्यतः पाठ्यक्रम निर्माण पर जरूर लगता है। तो इन दिनों मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने अपने इतिहास के गौरवशाली पक्ष को अभी तक जो भुला कर रखा था, उसको देखना प्रारंभ किया है। और मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि न तो कभी कांग्रेस इस बात का विरोध करेगी, न वामपंथी विरोध करेंगे कि हम अपने उजले इतिहास को उसका जो श्रेय मिलना चाहिए वो दें। प्रश्न केवल इतना सा, आप महाराणा प्रताप को महान कह दें तो सामान्यतः इस दक्षिण पंथ की शिकायत दूर हो जाएगी। उन्होंने ऐसा तो कभी नहीं कहा कि आप अकबर को गालियां लिखिए किताबों में, ऐसा तो नहीं कहा है, लेकिन केवल अकबर महान है ऐसा कहना अपर्याप्त है। महाराणा प्रताप को भी लिखना पड़ेगा, शिवाजी को लिखना पड़ेगा, सावरकर को रेखांकित करना पड़ेगा। तो अगर यह बात कोई कहता है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वामपंथ के विचार को मानने वाले लोगों को भी, और अन्य किसी विचार को मानने वाले, चाहे वे राजनीतिक विचारधारा के लोगों, उनको राष्ट्र को सामने रख करके विचार करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर राष्ट्र सर्वोपरि ये एक सूत्र मिला तो वामपंथ जो है वो हमारे देशानुकूल हो जाएगा। आज वो प्रेरणा भले ही कार्ल मार्क्स से लेते हैं, लेकिन कल को वो कहेंगे कि अरे यही बात तो कबीर ने उससे पहले कह दी थी। तो बस इतना सा अंतर है। मतलब जो एक देखने का नज़रिया है उसको बेसिकली जो है उसके फोकस को शिफ्ट किया जा रहा है, आपका ये मानना है? नहीं, हम तो शिफ्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं कह रहे हम। देखिए, यानी मैं कोई ऐसा संघ का प्रवक्ता होकर के भी बात नहीं कर रहा, मैं तो एक सामान्य साहित्य का विद्यार्थी हूँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों ने अभी साहित्य में जितनी विकृतियाँ देखी, जैसे उदाहरण के लिए मैं केवल एक उदाहरण बार बार देता हूँ कि स्त्री विमर्श के नाम पर वामपंथी साहित्यकारों ने इन दिनों जो कुछ किया। अभी अभी हमारी एक साहित्यकार ने ऑर्गेज्म पर चर्चा शुरू की। अब साहित्य में कुछ आता है तो चलेगा, लेकिन आप दैनंदिन जीवन में इस बात पर विषय उठा करके बातचीत कर रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि जब हम इस स्त्री विमर्श को परिवार विमर्श में बदलते हैं, तो आप देखिए कि भारतीय समाज ने अपने परिवार में, आपने, मैंने, हम सब लोगों ने स्त्री को कभी देखा ही नहीं। समाज में, परिवार में हमारी स्त्री होती नहीं थी। इसलिए नहीं होती थी कि हमारे घर में दादी होती थी, नानी होती थी, माँ होती थी, बहन होती थी, बेटी होती थी, लेकिन स्त्री थोड़ी होती थी। हाँ, आप अपनी माँ को स्त्री कह सकते हैं क्या? आप अपनी बहन को स्त्री कहेंगे तो आपको देह लगेगी, वो आत्मा है, उससे हमारा एक संबंध है। तो हम केवल ये संघर्ष कर रहे हैं कि भारतीय विचार को प्राथमिकता देना, ये हमको करना है साहित्य। आपने बात की भारतीय विचारधारा की, तो इन दिनों जिस तरह से वेस्टर्नाइजेशन हो गया है, हम देख रहे हैं हर चीज़ में वेस्टर्नाइजेशन हो गया। अगर हम बात करें फिल्मों की, हम बात कर रहे हैं वेब सीरीज़ की, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म इन दिनों बहुत कोरोना के बाद बहुत पॉपुलर हुआ है। आप बच्चों के जो जीवन शैली है जिसमें, और या खान पान है, जो हम डेज आजकल मनाने लग गए हैं, प्रॉमिस डे, रोज़ डे, इनफैक्ट मदर्स डे, फादर्स डे, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो वेस्टर्नाइजेशन हो गया है हमारे इंडियन कल्चर का, तो वो भी तो एक चिंता का विषय है। निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण, मुझे ये लगता है कि हमारी जो भारतीय परिवार परंपरा है वो इतनी सशक्त है कि वो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है। केवल साहित्य जगत की बात नहीं कर रहे हम, समाज जीवन, राजनीति जीवन, सब जगह पर। उसका एक अच्छा उदाहरण मुझे ये लगता है कि इन दिनों हम देख रहे हैं कि परिवारों का विभाजन हो रहा है। बात न्यूक्लियर फैमिली तक आई थी, पाश्चात्य प्रभाव के कारण वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन ये चलते चलते अब ये इस स्थिति में आई है कि डिंक फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया है, डबल इनकम नो किड्स। लोग एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, विवाह करेंगे नहीं करेंगे इसका भी प्रश्न नहीं है, लेकिन संतान पैदा नहीं करेंगे। तुम्हारी और मेरी कमाई मिलकर के डबल कमाई हो जाए, डबल आय हो जाए, और उसको हम अपने पर खर्च करें। ये संकीर्ण सोच दरअसल पाश्चात्य जगत से आ रही थी, लेकिन उसमें कुछ उस गर्म तवे पर ठंडे पानी के छींटे जैसे भी हमको दिखाई देते हैं। एक बड़ा अच्छा प्रसंग आपको बताता हूँ कि मार्गरेट थैचर जब भारत के राजनयिक प्रवास पर आई तो उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन भारत में रहूँगी। एक दिन राजनयिक चर्चा होगी, प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से मैं मिलूंगी दिल्ली में।
एक पूरा का पूरा दिन मुझे भारत के किसी संयुक्त बड़े परिवार के बीच में रहना है, उस दिन मेरा कोई काम दूसरा नहीं रहेगा। राजस्थान का एक परिवार ढूंढ करके निकाला गया जिसकी सदस्य संख्या 85 थी, 85, और उस परिवार में वो पूरा दिन रही और फिर लौट करके उन्होंने अपने देश के नागरिकों को राष्ट्र के नाम संदेश दिया। टेलीविज़न पर जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि यदि हम अपने देश को बचाना चाहते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो भारत की जो परिवार परंपरा है, संयुक्त परिवार परंपरा है, उसको अपना लेंगे तो हमारे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब आप देखिए कि पश्चिम जगत हमसे सीख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब पश्चिम के लोगों को हम कुछ करते हुए देखते हैं ना, योगा जब वहां से आता है तो हम भी सूर्य नमस्कार करने लगते हैं, तो योगा को योग के रूप में स्वीकारने लगते हैं। तो वैसा मुझे लग रहा है कि ये सारी विकृतियां बड़ी उथली उथली है, और मुझे लगता है कि ये सब धीरे धीरे समाप्त होगा और विशुद्ध भारतीय दृष्टिकोण पूरे समाज में व्याप्त होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छे, बड़ा पॉजिटिव आपने बात बताई है कि जो हमारी ही चीज़ें हैं वो वेस्ट से आ रही हैं तो हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं। खैर, ये आपकी बातों से ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि चिंता का विषय नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हालांकि मॉडर्न गैजेट्स में पढ़ रहे हैं, साहित्य भी अपना काम कर रहा है, और जो हम जैसा सोचते थे कि क्या हमारा कल्चर जो है वो फेड हो रहा है, तो आपका मानना है कि नहीं, वो भी नहीं हो रहा है। तो आपने बहुत सारे विषयों में हमसे इतनी खुल के बातचीत की, इतने अच्छे से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद, क्योंकि अगर थोड़ा अच्छे लगने वाले उत्तर निकले हैं तो वो बहुत अच्छे प्रश्नों से निकले हैं, इसलिए आपका दुगना धन्यवाद। जी, इस कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।